द्वारका के बारे में जब हमारे पूर्वज बात करते थे तब लोगों का मानना था कि वो एक सिर्फ काल्पनिक जगह है, लेकिन जैसे ही समुद्र में उसके अवशेष मिलने लगे लोग आश्चर्य रह गए। वैसा ही एक और जगह है कुमारी कंदम, जिस पर लोग विश्वास नहीं करते। पर क्या अगर कुमारी कंदम वास्तविक में होता तो भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण क्यों करवाया, जबकि वह पहले से ही रास्ता था? अगर ऐसा नहीं था तो क्या कुमारी कंदम रामायण से भी कई हजारों वर्ष पूर्व ही जलमग्न हो गया था? पर श्रीलंका का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। 1864 कुछ यूरोपियन और अमेरिकी शोधकर्ताओं ने अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय उपमहाद्वीप और मडागास्कर के बीच के भूवैज्ञानिक और अन्य समानताओं को समझने के लिए लेमुरिया नामक एक जलमग्न महाद्वीप के अस्तित्व का अनुमान लगाया। 1890 तमिल लेखकों को लेमुरिया के कॉन्सेप्ट से परिचित कराया गया, तो वे लेमुरिया को पौराणिक तमिल सभ्यता से जोड़ देते हैं। कुमारी कंदम शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1930 के दशक में लेमुरिया को वर्णन करने के लिए किया गया था। शब्द कुमारी कंदम पहली बार कंद पुराण में दिखाई देता है, जो स्कंद पुराण का तमिल वर्जन है, जिसे काचियप्पा शिवाचार्य द्वारा लिखा गया है। कंद पुराण के एक खंड में ब्रह्मांड के कॉस्मोलॉजिकल मॉडल का वर्णन मिलता है, जिसमें काचियप्पा शिवाचार्य कहते हैं कि दुनिया में कई महाद्वीप है जिसमें कई साम्राज्य है। ऐसे ही एक साम्राज्य के राजा है परातन, जिनके 8 पुत्र और एक पुत्री थी। उन्होंने आगे अपने राज्य को 9 भागों में विभाजित किया और अपनी बेटी कुमारी द्वारा शासित भाग को कुमारी कंदम के नाम से बुलाया गया। कुमारी कंदम को उसके समय का सबसे ताकतवर और खूबसूरत राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। कंद पुराण वास्तव में कुमारी कंदम को उस भूमि के रूप में वर्णित करता है जहां ब्राह्मण ऋषि मुनि रहते हैं और भगवान शिव की पूजा की जाती है। तमिल लेखक कड़ियाई पिल्लई के अनुसार कुमारी कंदम का नाम उनकी रानी कुमारी पर रखा गया था। उन्होंने दावा किया है कि कन्याकुमारी में मंदिर उन लोगों द्वारा बनाया गया था जो कुमारी कंदम को जलमग्न करने वाली बाढ़ से बच गए थे। कई प्राचीन तमिल और संस्कृत दस्तावेज में दक्षिण भारत की भूमि के समुद्र में खो जाने के पौराणिक विवरण है। पांड्यन साम्राज्य की भूमि काटलकोल, जो कि सुनामी के चलते जलमग्न हो गया था, जिसपे सबसे पहली स्पष्ट चर्चा तमिल कविता इरयानार अक्कोपोरोल में पाई जाती है, जो कि पहली शताब्दी के बाद की है, जिसे लेखक नकीरा ने लिखा था। इसमें उल्लेख है कि पांड्यन डायनास्टी ने 3 साहित्य अकेडमिक्स यानी कि संगम की स्थापना की थी। पहला संगम 4400 वर्ष तक चला और तेनमदुरई नामक शहर में विकसित हुआ, जिसमें 549 ऋषि मुनियों ने भाग लिया, जिसमें अगस्त्य मुनि भी शामिल थे। दूसरा संगम कपातापुरम नामक शहर में 3700 वर्षों तक चला, जिसमें 59 ऋषि मुनियों ने भाग लिया। इस संगम में भी अगस्त्य मुनि शामिल थे। इसके आगे कहा गया है कि दोनों शहर समुद्र में जलमग्न हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप पहले 2 संगम के दौरान बनाए गए सभी कार्य का नुकसान हुआ। तीसरा संगम उत्तर मदुरई में स्थापित किया गया था, जहां कहा जाता है कि यह 1850 वर्ष तक चला। नकीरा ने समुद्र में खोए हुए क्षेत्र के आकार का उल्लेख नहीं किया। आकार का उल्लेख पहली बार 15वीं शताब्दी के शिलापट्टिकरम नामक कविता में किया गया है। कविता के लेखक अदियार कुन्नलर ने उल्लेख किया है कि खोई हुई भूमि उत्तर के पारुली नदी से दक्षिण में कुमारी नदी तक फैली हुई है। यह कन्याकुमारी के दक्षिण में स्थित था और 700 कवातम के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र को 49 टेरिटरीज में विभाजित किया गया था, जो 7 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, जिसे आप लोग पॉज करके स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। समुद्र में खोए हुए कई अन्य प्राचीन भूमि भी है। कई हिंदू पौराणिक मंदिर में बाढ़ से बचने के पौराणिक कथाएं भी वर्णित है। इनमें कन्याकुमारी, कांचीपुरम, मदुरई, तिरुवटियोर के प्रमुख मंदिर शामिल है। महाबलीपुरम के 7 पगोड़े, जिनके अवशेष 2004 के हिंदू महासागर में आए भूकंप और सुनामी के बाद खोजे गए थे, जो कई सालों से समुद्र में डूबे हुए थे। पुराणों में सबसे प्रसिद्ध हिंदू बाढ़ द लेजेंड ऑफ मनु की शुरुआत दक्षिण भारत से करते हैं। भगवत पुराण में सत्यव्रता यानी मनु को द्राविड यानी दक्षिण भारत के भगवान के रूप में वर्णित करते हैं। मत्स्य पुराण भी मनु द्वारा दक्षिण भारत के मालया पर्वत पर तप का अभ्यास करने से शुरू होता है। मणि मेघालय में भी उल्लेख है कि एंशिएंट चोला डायनेस्टी का एक शहर कावरी पोम्पटिनम, जो कि बाढ़ द्वारा नष्ट हो गया था। इन प्राचीन ग्रंथों में से कोई भी समुद्र में खोए हुए भूमि के लिए कुमारी कंदम या कुमारी नाडु नाम का उपयोग नहीं करते हैं। वे यह भी नहीं कहते कि समुद्र द्वारा खोई हुई भूमि कन्याकुमारी के दक्षिण में स्थित एक संपूर्ण महाद्वीप थी।
ना ही वे इस भूमि के नुकसान को एक समुदाय के रूप में तमिल लोगों के इतिहास से जोड़ते हैं।